इडोटेरिया करंट अफेयर, इसमें नेक्स्ट है पार्ट 3 है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजीकरण मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजीकरण मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था। भारत सरकार ने 4 फरवरी 2023 को 19.744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजीकरण मिशन की मंजूरी दी। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। इसकी विशेषता है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजीकरण उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख रुपए से अधिक संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस की वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी कर दी जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 टन की कमी की जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में लाया गया, जिसमें से 5 फीमेल थी और 3 मेल चीता था। इसके निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यालय को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया। यह विश्व में की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। अब है नेक्स्ट COP27 सम्मेलन। COP27 सम्मेलन का हुआ है आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में। इसके अंतर्गत अनुकूलन कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्पविकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसकी निम्न विशेषता है। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजीकरण नीति की उद्देश्यों को शामिल किया है। 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा, जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। इसके पहले COP26 सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। COP26 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया और इन्होंने पंचामृत मत दिए थे। पंचामृत में पहला था कि 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा में है सेकेंड 2030 तक भारत 50% ऊर्जा की ज़रूरत
अक्षय यानी कि गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूर्ति करेगा। थर्ड है कि भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 बिलियन टन की कमी करेगा। फोर्थ है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर पर। फिफ्थ है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लाया गया अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 2022 में। इसका संबंध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित करना था। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। 24 अगस्त 2022 तक सरकार इस नियम को प्रकाशित किया। भारत सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरियों का परिवर्तनीय रूप में उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के जगह लेगा एवं 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि जितना भी इकोसिस्टम से जो ये रूल नियम बना है वो सब 2022 में बना है। एक प्लास्टिक अपशिष्ट वाला 2023 में है जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हुआ है। 1 जुलाई 2022 से ही, अब बाकी 22 में आया है। इसमें से 2 है जो 1 अप्रैल 2023 को प्रभावी हुआ, बाकी जो बैटरी वाला है वो 22 में ही प्रभावी हो गया है। अब है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता में फंगा अधिनियम शुरू किया, जिसमें वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक यानी कि फंगा शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। 2005 से 2019 तक भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय रूप से 33% कमी की है। यह भारत की UNFCCC के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से और अधिक रेखांकित होता है। 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने की संकल्प लिया है। ब्राज़ील के शहर बेमेल आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के ब्राज़ील के शहर बेलेम आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुखों ने अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा की प्राथमिकता दी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक 26 से 28 जुलाई 2023 को चेन्नई में आयोजित की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। 21-22 जून 2023 तक नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के पार्टियों ने 27वें सम्मेलन यानी कि COP27
में की गई थी। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय जलवायु किलाओं में विस्फोट की घटना हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्तियों को प्रदर्शित करेगा। यूरोपियन संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राजील के अमेजन फंड में $101 बिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की, जो दक्षिण अमेरिका वर्षा के वनों के कटाई को रोकने का प्रयास करता है। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की निर्णय लिया है। थाई वन्यजीव अभयारण्य ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की घोषणा बनाई। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और 100 अरब मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों के समर्थन का आश्वासन दिया। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिंद तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता को संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ
यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को रोकना को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, यूएई में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के दौरान हुई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल, इन्वेंटर, स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना एवं पर्यटन को सुविधाजनक बनाना। भारत टैप पहल, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, इसका उद्देश्य है इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलदूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, इसका उद्देश्य है इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, भारत टैप है आवास एवं शहरी मंत्रालय का। यूएनसीसीडी COP15 का आयोजन कोटे की आइवर के अबीदजान में किया गया था। थीम, भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। पत्र पत्रिका है, दो 2022 का है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 में। ऑक्सफोर्ड का है ग्लोबलिन मोड। मरियम वेस्टर का है ग्लैस्टिक लाइटिंग। कैम्ब्रिज का है होमर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। कोलिंस का है परमाक्राइसिस। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान है बनाट अर्नॉल्ट, यानी कि लुई वुइटन की मूल कंपनी। सेकेंड है एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक। 9th रैंक पर है मुकेश अंबानी, ये भारतीय हैं, RIL के पूर्व अध्यक्ष हैं। 2023 के अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। दो 2023 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, इसमें टॉप 3 1 पर है वॉलमार्ट अमेजन के। सेकंड है सऊदी अरामाको, ये सऊदी अरब की है। और थर्ड स्थान पर है स्टेट ग्रिड चाइना के। इंडिया की बात की जाए तो 88 रैंक पर है रिलायंस इंडस्ट्री, 94 रैंक पर है इंडियन ऑयल और 107 रैंक पर है LIC। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति, तो भारत के 2 व्यक्ति को शामिल किया गया है टॉप 100 में। और इसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान है और सेकंड है फिल्म निर्देशक राजामौली। 2022 में 3 भारतीय थे, करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। एक भारतीय मूल के हैं 2023 में, लेखक हैं सलमान रुश्दी तथा टीवी एंकर
पद्मा लक्ष्मी, यानी कि 2 भारतीय और 2 भारतीय मूल्य के हैं 2023 वाला में। अब है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर। फर्स्ट वही है, फर्स्ट और सेकंड सेम ही है पहले से ही। फर्स्ट है फ्रंटियर, सेकंड है फुगाकू। फ्रंटियर जो है यूएसए का है, फुगाकू जापान का। तीसरा चेंज हुआ है लुम्बी, ये फिनलैंड का है। इंडिया की बात की जाए तो 75वां रैंक पर है एरावत, सीडेक बनाया है पुणे। और 131 पर है परम सिद्धि, ये भी सीडेक पुणे द्वारा विकसित की गई है। और 169 है IITM पुणे। फोर्ब्स में अरब सूची में टॉप किया है बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली, यानी कि फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइफून कंपनी। सेकेंड है एलन मस्क, टेस्ला के। और 9th स्थान पर है अपना मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा ये अरबपति यूएसए में, सेकंड चाइना, थर्ड अपना भारत। फोर्ब्स से शक्तिशाली महिला सूची 2022। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन को 36वां स्थान मिला है। रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वां, माधवी पुरी बुच को 54वां, शोभा मंडल को 67th और किरण मजूमदार 100 को 72। फोर्ब्स का सबसे शक्तिशाली सूची में 600 कंट्री है, 6 भारतीय हैं। निर्मला सीतारमन 36वें रैंक पर है, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें, माधुरी पुरी 54वें और शोभा मंडल 67वें, किरण मजूमदार 72वें, फाल्गुनी नायर 89 स्थान पर। इस सूची में पहले स्थान पर फार्मूला 1 येलेन, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, उर्सुला वान डेर येरेन, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष। अब कीविस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ये 2023 और 24 के लिए आया है। तो 23 में प्रथम है लंदन स्टूडेंट के लिए, और सेकंड स्थान पर है म्यूनिक और सियोल। 103वें स्थान पर है मुंबई, और भारत का ये प्रथम है। 114वें स्थान पर है बेंगलुरु। 2024 के में भी लंदन ही है स्टूडेंट के लिए, और सेकंड स्थान पर जापान का टोक्यो है। 118वां रैंक पर है मुंबई और 132 रैंक पर है दिल्ली। 2023 में विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर है टाम्पा, फ्लोरिडा, यूएसए। भारत के 2 स्थान पर इस सूची में शामिल है, लद्दाख 31वां और मयूरभंज 32वां स्थान पर। नेक्स्ट, भारत के नया संसद भवन। एग्जाम की दृष्टि से इस बार के मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका ये होगा टॉपिक। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इसका न्यू संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी पीएम मोदी द्वारा ही। ये नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च की गई है। और सेंट्रल बेस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं और इनके द्वारा ही डिजाइन किए गए। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा की गई। नए संसद भवन की विशेषता, आकार त्रिकोणीय है। कहा जा रहा है हाल फिलहाल के न्यूज़ में कि ये सोमालिया के संसद भवन से कॉपीराइट है। नए संसद भवन की 3 मुख्य द्वार है, जल, थल और नभ।
जल जो है ज्ञान के लिए है, नभ है शक्ति के लिए, और कर्म में थल है कर्म के लिए। नए संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांच से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा ऊंचाई 6.5 मीटर है। राष्ट्रीय प्रतीक का वजन कितना है? 9500 kg और हाइट है 6.5 मीटर। इस संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीट और राज्यसभा के लिए 384 सीट बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। अब कुल मिलाकर यानी कि कुल मिलाकर के 1272 सीट हैं। पीएम मोदी ने संसद में नंदी के साथ पार्वती सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्षस्थ पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को 2023 में विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान मिला है। ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। इसके बाद फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, यानी कि ऑर्डर और लीजन का सिर्फ डिफरेंस है। लीजन रहेगा तो फ्रांस का, ऑर्डर रहेगा तो ग्रीस का। मिस्र का सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसके बाद कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगेहू, ये पपुआ न्यू गिनी का सम्मान है। कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का है, इसमें नाम तो है फिजी का फिजी। एबाकल अवार्ड पाई द रिपब्लिक ऑफ द पलाऊ का है सर्वोच्च सम्मान। पिछले 9 वर्ष में पीएम मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। और है 2022-23 में चर्चित पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता है जॉर्जी गस्पोरोदिनो, बुल्गारिया के। उनकी बुक का नाम है टाइम शेल्टर और अनुवादक इनके एंजेला रोडेल। अन्य तथ्य की बात की जाए तो जॉर्जी गस्पोरोदिनो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक बने हैं। 2022 में गीतांजलि श्री भारत की रहने वाले को मिली है टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड का जो अनुवादक है डेजी रॉकवेल है। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत का समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। बुकर पुरस्कार 22 सेहान करुणातिलका को मिला है। श्रीलंका के ये लेखक हैं। उपन्यास है द 7 मून ऑफ मॉल एल्मिडिया। बुकर पुरस्कार 21 के डेमन गुलगुट को मिला था। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं द प्रॉमिस के लिए। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद को मिला है, उर्दू लेखक हैं। बुक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को मिला है। कविता का इनका नाम है तुमरी के शब्द। मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा के लिए अशफाक को मिला है, अशफाक
ख्वाब शराब बुक के लिए, उपन्यास है ख्वाब शराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 2022 में कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा कुल 22 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें हिंदी भाषा सूर्यनाथ सिंह को मिला है कोटुक ऐप के लिए। युवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा के लिए है अतुल कुमार राय चांदपुर की चंदा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनिरुद्ध कनिसेठी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए। रैमन पुरस्कार मिला है 2023 4 लोगों को। इसमें से एक भारतीय है, भारतीय का नाम है रवि कानन, आर रवि कानन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। आर रवि कानन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। इनके अलावा कोरेबी रचंद को मिला है जो बांग्लादेश के शिक्षा और गरीबी के लिए कार्य किए हैं। देन मिरियम कोरोनेल फेरर को मिला है, फिलीपींस के रहने वाले हैं। ये युद्ध विवाद सुलझाने और शासन का विरोध करने के लिए इनको मिला है। यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के रहने वाले हैं, कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 में 32वां सम्मान शिवशंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। ये तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी। 21 में रामदरस मिश्रा को मिला था, ये मराठी उपन्यासकार हैं, मैं तो यहाँ हूँ उपन्यास के लिए। इसके बाद है व्यास सम्मान भी 32वां 22 में ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है हिंदी लेखक पागलखाना के लिए। और 21 में 31वां मिला है असगर वजाहत को महाबली के लिए। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां मिला है डॉक्टर माधव हड्डा को और इनकी कृति का नाम है पचरंग चोल पहर सखी रे। और 21 में 31वां मिला है मधु कंकारिया को हम यहाँ थे के लिए। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार ABK प्रसाद को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है संयुक्त रूप से। अब शांति पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार मिले है 2021 में गीता प्रेस को जो गोरखपुर में है। और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उनको मिला है। यूनेस्को पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थी को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गांधी मैंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया को पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से यह साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और ये शरद कमल अचंता को मिला है टेबल टेनिस के लिए। इस साल राष्ट्रमंडल में 3 गोल्ड और 1 रजत पदक नाम किए हैं। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया दी जाती है और शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दी जाती है और 25 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। इनका खेल से संबंधित पढ़ दे रहा है। सीमा पुनिया और एडहॉल्स पॉल एथलेटिक्स से संबंधित हैं, यानी कि सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो से है और एडहॉल्स पॉल जो है ट्रिपल जंप से है। अविनाश मुकुंद साबले
ये ट्रिपल चेंज से है। लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय बैडमिंटन से संबंधित है। अमित पंघाल और निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये शतरंज से संबंधित है। दीप ग्रेस इक्का हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी जुडो से, साक्षी कुमारी कबड्डी से और नयन मोनी सैकिया लॉन बाउल से। सागर कैलाश ओवलहरकर ये मलखम से हैं। एला बेनिल बलारिवन शूटिंग से और ओम प्रकाश मिथरवाल भी शूटिंग से। श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस से, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से, अंशु और सरिता दोनों की कुश्ती से हैं। प्रवीण वुशु से, मानसी गिरीश चंद्र जोशी और तरुण ढिल्लो दोनों पैरा बैडमिंटन से। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से। जर्लिन एनिका जे ये डीएफ यानी कि बधिर बैडमिंटन से है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपया दी जाती है और 3 व्यक्तियों को मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी के लिए 10 लाख रुपया दी जाती है और ये 4 व्यक्तियों को मिला है। खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कार। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 और 91 पद्मश्री को मिला है। इसमें से 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी हैं और 7 मरणोपरांत 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण पढ़ देते हैं 6 लोगों का नाम। पद्म विभूषण में श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है मरणोपरांत। ये वास्तुकला से संबंधित हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। और जाकिर हुसैन है कला से संबंधित। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एस.एम. कृष्णा जो है लोक कार्यकर्ता हैं और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री दिलीप महालनोबिस इनको भी मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्रीनिवासन वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से हैं, संबंधित है, यूएसए के हैं यानी कि ये विदेशी हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव ये लोक कार्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यानी कि पद्म विभूषण में अगर बात की जाए तो 3 मरणोपरांत को दिया गया है, 1 विदेशी को दिया गया है। पद्म भूषण है 9 लोगों को दिया गया है। श्री एस.एल. भैरप्पा ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं। कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा से ही हैं लेकिन दिल्ली के रहने वाले हैं। कुमार मंगलम बिरला ये वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दीपक धर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बानी जयराम ये कला से संबंधित है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सुमन कल्याणपुर ये कला से संबंधित महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्वामी चिन्ना जीयर ये अध्यात्म से अन्य आध्यात्मिक से संबंधित है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। श्री कमलेश डी पटेल ये भी अन्य अध्यात्म से रहने वाले, ये भी तेलंगाना के ही हैं। श्री सुधा मूर्ति ये समाज सेवा से संबंधित है, कर्नाटक के। यानी कि पद्म विभूषण में 2 लोग कर्नाटक के रहने वाले हैं, 2 लोग तेलंगाना के, 2 लोग महाराष्ट्र के हैं, 3 लोग महाराष्ट्र के हैं, 1 तमिलनाडु, 1 दिल्ली। 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति के नाम हैं, जैसे कि बिहार वाले देख लेना जरूरी है। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। आनंद कुमार जो साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं, सुपर 30 के संस्थापक। और कपिल देव प्रसाद हैं, ये 52 रोटी साड़ी बनाते थे और एक शिक्षक भी हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। और शुभंद्रा देवी जो कि पेपर ये क्राफ्ट से संबंधित है, ये कला के क्षेत्र में भी इनको मिला है। इनके अलावा रवीना टंडन को जो कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उमाशंकर पांडे है सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के। हीराबाई लोबी ये सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात के हैं। MM
किरवानी ये कला से संबंधित है, आंध्रा के। और राकेश राधे श्याम झुनझुनवाला ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, महाराष्ट्र के। और एक जयभो या बाई बैगा ये एमपी के हैं, कला से संबंधित। डॉक्टर शुक्या आचार्य यह हरियाणा के हैं, अध्यात्म से संबंधित। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि फिल्म पुरस्कार में आ गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 95 है। ऑस्कर अवार्ड है, ये लॉस एंजल में आयोजित होता है और इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। निर्देशक में कहा जाए मिला है डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट, यानी कि 2 डेनियल को मिला है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। और एक्टर में ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है द व्हेल के लिए। एक्ट्रेस में मिशेल यूह को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इंडिया का है RRR का नाटू नाटू। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर है। अन्य तथ्य में देखा जाए तो दीपिका पादुकोण को ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली यह तीसरी भारतीय बनी है। 999 का नाटू नाटू सॉन्ग का संगीत लिखे हैं एसएम किरवानी, गीतकार है चंद्र बोस और गायक है काल भैरव और राहुल सिप्लिगंज। कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित, निर्माता है गुनीत मोंगा, द फ्लिपर्स एलिफेंट फ्लिपर्स के निर्माता है गुनीत मोंगा और निर्देशक है कार्तिकेय गोंजाल्विस। अब है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फेबलमैन्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टिन बटलर, अभिनेत्री में केट ब्लैंचेट है। और निर्देशक की बात की जाए तो स्टीफन स्पीलबर्ग है। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू है RRR का। 76वां बाफ्टा पुरस्कार 23, इसमें बेस्ट फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एक्टर है ऑस्टिन बटलर और अभिनेत्री में है टेक ब्लैंचेट। निर्देशक में है एडवर्ड बर्जर। यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड में एक्टर और एक्ट्रेस सेम ही है। एक्टर दोनों में है ऑस्टिन बटलर और एक्ट्रेस है केट ब्लैंचेट। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन गोवा में हुआ है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इंस्टकंद्री, यानी कि ईरानी फिल्म नरगिसी के निर्देशक हैं। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म है। इसके बाद है 76वां कास्ट फिल्म, इसमें पाल्मे डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ फॉल, निर्देशक हैं जस्टिन ट्राट। 75वां कांस फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2022, 76वां में मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल्स, निर्देशक जस्टिन ट्रायल। और 75वां के बाद 2022 की जाए तो फिल्म निर्माता है शौनक सेन के निर्देशक को मिला है वृत्ति चित्र है ऑल द ब्राइड्स के लिए द गोल्डन आई लॉयल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत की कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। 65वां ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में तीसरी बार रिकी केज को मिला है। ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं। ये सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव
ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। राष्ट्रीय पुरस्कार में कि ये है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और रॉकेट्री द नामी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन है द पुष्पा द राइज। अभिनेत्री आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन भी है मिमी के लिए। निर्देशक में निखिल महाजन गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में सरदार उधम है। 60वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो के लिए और अभिनेत्री है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। निर्देशक है संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही। और आईफा अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित हुआ है और अभिनेता ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम बेधा के लिए। अभिनेत्री में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। निर्देशक में आर माधवन को मिला है। और फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म में हृदय दृश्यम 2 है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर है RRR। निर्देशक राजा मौली हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। अभिनेत्री में आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। निर्देशक है आर बाल्की के लिए। अन्य फिल्में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई है। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल के अभिनेत्री व लेखिका मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम मोदी को मिला है। और प्रभा आत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रभा आत्रे। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है। कर्नाटक के संगीतज्ञ हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संबंधित पुरस्कार स्वच्छ सुजल पुरस्कार 2023 ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वाश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय है पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैग लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉलोज व्हेन इट्स फॉलोज। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है जो निम्न हैं: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। ये बिहार के लिए है, याद करना होगा।
बबीता गुप्ता को मिला है स्वच्छ जल ग्रामीण पुरस्कार, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जिला में कहा जाए तो गंजम जिला है उड़ीसा, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कहा जाए तो जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये संस्थावन श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है। व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी नहीं मिला है। 2022 में ना गुजरात आपदा प्रबंधन को मिला था और व्यक्तिगत तौर पर विनोद वर्मा को मिला है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार, 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में उनके प्रयासों के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष रॉय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ द लाइफ पुरस्कार जीता है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लेपिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना में 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जगदीप एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंध के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुकु को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल फोर ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा की कृषि अनुकूल नीतियां के रूप में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किए गए। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्त मिश्रा को मिला है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सीट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कैशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा में कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बर्लिन, जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक में सर्वश्रेष्ठ
उपयोग हेतु यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2022-23 71वां मिस वर्ल्ड 2022 भारत के मिला है। विजेता है 71वां मिस वर्ल्ड 2022 आयोजन भारत में होगा और ये दिसंबर 2023 में विजेता घोषित की जाएगी। 21 में प्यूर्टो रिको ने पोलैंड के आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ है और पोलैंड के कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड के खिताब जीती हैं। मिस नीदरलैंड 2023 रिक्की वैरेली कोले पहले ट्रांसजेंडर जीते हैं और मिसेज यूनिवर्स 2023 माधुरी पाटिल महाराष्ट्र की, मिसेज अर्थ इंडिया 2023 प्रियाम सैन ने राजस्थान की और फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी सेठी कर्नाटक की। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू के। मिस डिवा यूनिवर्स दिविता रॉय कर्नाटक के। खेल से संबंधित पुरस्कार आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को ही। आईसीसी फीमेल में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली शीवर ब्रंट को, ये इंग्लैंड के रहने वाली है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी नताली शीवर ब्रंट को, इंग्लैंड की रहने वाली है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रेणुका सिंह भारत की है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका के। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, ये भारत के रहने वाले हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहलिया मैकग्रान ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ को, यानी कि दो लोगों का बाबर आजम को 2 पुरस्कार मिला है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये जो इंग्लैंड के रहने वाली है फीमेल है नताली शीवर ब्रंट, इनको भी 2 पुरस्कार वनडे और वही आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि मेल फीमेल दोनों हो गया बाबर आजम और नताली शीवर ब्रंट। इसके बाद भारत के एक हैं इमर्जिंग वुमेन्स मिला है रेणुका को। एक सूर्य कुमार हैं भारत के रहने वाले, इनको T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है मेंस वाला। और इसके बाद T20 में फीमेल का मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया के है ताहिलिया मैकग्रान। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है लियोन मेसी को, अर्जेंटीना के रहने वाली है। और लॉरियस स्पोर्ट्स ये मेन है अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और लॉरियस वुमेन्स ऑफ द ईयर मिला है सैली एम फ्रीज को, जमैका के रहने वाली है। और विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2023 विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को, ये भारत का रहने वाला है। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है, ये भी इंडियन ही है।
लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरुष में बेन स्टोक को मिला है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड फीमेल में बेथ मुनी को ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में एलेक्सिया पुटेलस को, स्पेन की रहने वाली है। आईफा अवार्ड 2023 में आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियांजू चांगटे को मिला है, मिजोरम के हैं। और आईफा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये मनीषा कल्याण को मिली है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिफोर्ड मिरांडा है। अब आ गया नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता 2022। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है नोबेल। एनेल एस्पेक्ट फ्रांस और जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन लिंजिंगर ऑस्ट्रेलिया, यानी तीनों 3 देश के हैं। एलेन एस्पेक्ट जो है ना, एस्पेक्ट जिससे नहीं कर सकते हैं या एस्पेक्ट कीजिए फ्रांस से। क्लॉसर जो हैं यूएसए के हैं और एंटोन जिलिंगर हैं ऑस्ट्रेलिया के। और उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए इनको दिया गया है। साहित्य में एक ही हैं, एनी एर्नोक्स फ्रांस के। साहस और दैनिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। इसके साथ यह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 3-3 लोगों को मिला है। केमिस्ट्री का देख लेते हैं। कैरोलिन आर बार्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के वेरी शार्पलेस। इसका ट्रिक शायद ब्लेड शार्प है करके कुछ है, यानी कि ब्लेड से मेल्डल हो गया डेनमार्क के, और शार्प माने शार्पलेस यूएसए के, और बर्टोजी यानी यूएसए के, ये भी है, यूएसए के 2 हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन तीनों को मिला है। शार्पलेस को 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हो गए शार्पलेस। उन्होंने 2001 में केमिस्ट्री में ही नोबेल जीता था। चिकित्सा में भी एक को स्वांते पावे, ये स्वीडन के स्टॉकहोम के रहने वाले हैं। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इनको दिया है, स्वांते पावो को। साहित्य एनी एर्नोस को मिला था, फ्रांस के रहने वाले थे वो। अब शांति में 3 लोगों को मिला है, ये तीनों फीमेल है ना। शांति में 3 लोगों को मिला है, एलिस बियालिस्ताकी मेमोरियल और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन के। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। यानी कि 2 हो गए शांति में, ये बेलारूस और यूक्रेन दोनों का शांति वाला हो गया, वहाँ के मानवाधिकार हैं। और एक है मेमोरियल रूस और में ये यूक्रेन दोनों में वहाँ के मानवाधिकार शांति है। और एक बेलारूस के है, एलिस बेलास्वित्की। इकोनॉमी में भी 3 लोगों को मिला है, अर्थशास्त्र में तीनों यूएसए का ही है। ये ना बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए तीनों को मिला है। बेन एस बार्कने, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को मिला है।
अब अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पीएम मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल लेखक माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय मूल में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के विंडसर में आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अवार्ड में भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। साथ ही एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा लंदन स्थित नेहरू सांस्कृतिक केंद्र को ब्रिटेन भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी ने 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को सम्मानित करने के लिए अडानी डे नामक कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की। भारत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्किंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के चौथे संस्करण में इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता। इंदौर के बाद सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे नंबर पर है। यानी कि इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में प्रथम इंदौर है, सेकंड सूरत, थर्ड है आगरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजिंदर सिंह भट्ट को पॉइंट्स ऑफ द लाइट सम्मान से सम्मानित किया। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में 9 राज्य सचिवों तथा 68 जिला कलेक्टरों को एवं राजस्व और निबंधन पदाधिकारियों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के जरिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया। यूनेस्को ने मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की।
अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जोयिता गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित राम किशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड्स के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के निदेशक एवं संस्कृत विद्वान डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया। 26 अप्रैल 2023 को रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला। पोलैंड में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन DC में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए युवा सेना पदक से सम्मानित किया गया। वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। क्या नाम है? दीपिका मिश्रा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। PM गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इमीडिएट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ द लंदन ने भारत के ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्ला रेसेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित
किया। रघुराम ने नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं। वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स, ये अमेरिकी कंपनी के हैं, के सीईओ राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेशी वासियों को दिया जाता है जो विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी यानी कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद सी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्बिया और सूरीनाम के यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिलाओं पत्रकारों को नीलोफर हमीदी, इलाहे हमीदी और नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को यूके के अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स ऑफ और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल आइकन अवार्ड शाहरुख खान। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे
को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर के नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिख को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरिया-नारायण ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली छात्रा का खिताब जीता। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में पीएम शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए द्वारा एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021 तथा 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूएनएचआरसी नानसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को दिया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल को मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लंबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मेधावी सेवा प्रदान किया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है G20।